हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे डीके गोयल की बुक का डिसोल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं। ऊपर में कोई रेशो नहीं है, लेकिन नीचे एक रेशो दिया हुआ है। तो देयर इज अ रेशो ऑफ 3:2:1। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। एसेट्स डेबिट साइड होता है, सारे एसेट्स को डेबिट साइड में जाना है। बैंक को बैंक अकाउंट में जाएगा और इसके अलावा बैंक अकाउंट में कुछ नहीं जाता है यहाँ से। तो इसका मतलब है कि सारी एसेट्स इन सब लाइबिलिटीज को इधर रियलाइजेशन अकाउंट में जाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना है। दोनों में से कहीं एक जगह पे जाना है और डेबिट साइड को डेबिट साइड में जाना है एंड लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड को क्रेडिट साइड में जाना है। ठीक है, अब बिल रिसीवेबल ये सब इजी है। रियलाइजेशन का डेबिट में है, सब डेबिट में जाएगा। रियलाइजेशन डेबिट, डेटर्स रियलाइजेशन डेबिट 40,000 और 4,000 जो है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा रियलाइजेशन का। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइजेशन, फर्नीचर रियलाइजेशन, टाइपराइटर रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट्स रियलाइजेशन, ये सारा एसेट्स ट्रांसफर हो गया। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। लायबिलिटी साइड में आउटसाइडर लायबिलिटीज, अब दो ही जगह पे जाना है, या तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे लायबिलिटीज या तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स आउटसाइडर लायबिलिटी है रियलाइजेशन में। मिसेज ए लोन, अब देख लेते हैं ऊपर में ए एंड बी पार्टनर, एबीसी पार्टनर है तो मिसेज ए आउटसाइडर है तो ए भी रियलाइजेशन अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी रियलाइजेशन में। अब आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कोई भी रिजर्व या फंड होता है एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड एंड एसेट रिलेटेड फंड, सारे फंड्स और रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन एसेट रिलेटेड फंड्स नहीं एंड प्रोविडेंट फंड नहीं होता। तो एसेट रिलेटेड फंड है, मतलब एसेट से कनेक्शन है इसका, इस फंड का। क्या क्या कनेक्शन है? ये है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, ऊपर दूसरी साइड में देखोगे तो ये इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। तो इस इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड ये फंड है। इसका मतलब ये जो फंड है ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अब इसके पास ऑप्शन क्या है फिर? या तो रियलाइजेशन अकाउंट है या पार्टनर्स कैपिटल है। तो इसका मतलब इसको रियलाइजेशन अकाउंट में जाना है। और कौन सा साइड में जाना है? लॉजिक तो क्रेडिट साइड है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रियलाइजेशन क्रेडिट में डाल के छोड़ दो। अब आ गया रिजर्व। तो सारे रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक्सेप्ट दो, मैंने बोला है, एसेट रिलेटेड फंड्स, एसेट रिलेटेड फंड्स एंड प्रोविडेंट फंड। ये दो फंड्स नहीं होते पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट। तो रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में जाके 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको 12,000 को। उसके बाद ये जो कैपिटल अकाउंट्स हैं ये बाय बैलेंस भी रीच क्रेडिट साइड में, क्योंकि लॉजिक है क्रेडिट का, क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। इस तरह से ये बैलेंस शीट की अमाउंट्स ट्रांसफर हो जाती हैं। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट में। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, एडजस्टमेंट्स में या तो पेमेंट्स होगा या रिसीप्ट्स होगा, बस ये दो ही चीजें हैं। ठीक है, अगर पेमेंट है तो रियलाइजेशन डेबिट, और दूसरी साइड पे दो ही ऑप्शन है, या बैंक है या कैपिटल अकाउंट है। किसको क्रेडिट करना है वो देख लेते हैं। अगर हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो फिर रियलाइजेशन क्रेडिट, एंड दूसरी साइड में देखना बैंक है कि पार्टनर्स कैपिटल है। इस तरह से ये हो। तो एडजस्टमेंट्स कोई डिफिकल्ट नहीं होता, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इट इज सिंपल मैथमेटिक्स, और सिर्फ एक थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ना है, समझना है। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट को देखते हैं एंड व्हाट लॉजिक आई विल फॉलो। आई सिंपली फॉलो, आई विल सी कि भाई यहाँ मुझे पेमेंट ये रिसीव हो रहा है या मैं पे कर रहा हूँ। पहले एडजस्टमेंट को देखते हैं। बिल रिसीवेबल वर रियलाइज्ड 5% डिस्काउंट। तो सिंपल है, इसको हम रिसीव कर रहे हैं, पैसे को रिसीव कर रहे हैं तो रियलाइजेशन क्रेडिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। एंड दूसरी साइड में पार्टनर तो इन्वॉल्व नहीं है तो बैंक का आएगा, बस बैंक डेबिट। दोनों जगह पे डाके डाल दो, 5% डिस्काउंट काट दो, 5% माइनस कर दो, 5% को कुछ नहीं करना। ठीक है, डेटर्स वर ऑल गुड। इसका मतलब है कि डेटर से सारा ग्रॉस अमाउंट पे पैसा आ गया। तो डेटर्स का अमाउंट कितना है क्वेश्चन में? 40,000। तो पूरा 40,000 यहां से हमें क्या हुआ? या तो रिसीव होगा या पेमेंट होगा। ये है रिसीव, ये पैसा रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो फिर रियलाइजेशन को क्रेडिट में करना पड़ेगा। हमेशा ये लॉजिक ध्यान रखो। आज दूसरी साइड में बैंक, फिनिश। सिमिलरली स्टॉक को भी बेचो ऐसे ही। सिमिलरली लैंड एंड बिल्डिंग को भी 40% हायर, 40% ले लो उसका हायर करके और इसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालना है। आइटम्स को क्लब करके भी डाल सकते हो, जितनी एसेट सेल कर रहे हो सबको इकट्ठा करके फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल दो, एंड उधर बाद में बैंक के डेबिट में डाल देना। इकट्ठा करके 4-5 एसेट को ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, सिंगल सिंगल डालना है तो वैसे भी डाल सकते हो।
फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 6,000 बाय ऑक्शन एंड ऑक्शनियर्स कमीशन जो होता है ना, उसको बस माइनस कर दो, उसको कुछ नहीं करना होता है, माइनस कर दो और कितना रिसीव हो रहा है वो रिसीव दिखा दो, और रिसीव सर पेमेंट ही होता है, यहाँ रिसीव हो रहा है। अब लॉजिक मैंने बता दिया है। तो कितना हो गया, 6,000 में से 300 रुपया उसको माइनस कर दिया, कमीशन को एक्सपेंस वगैरह नहीं मानना है, यहाँ पे माइनस कर दो बस। 5,700 जो है वो रिसीव हो गया, और रिसीव को रियलाइजेशन क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टाइपराइटर वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर एग्रीड वैल्यू ऑफ 5,000। 5,000 में टाइपराइटर क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, हम टाइपराइटर सेल कर रहे हैं तो रिसीव करेंगे, या कर रहे हैं या करेंगे पैसा, तो इस केस में करेंगे तो रिसीव तो है ये, टू बी रिसीव्ड, तो बस रियलाइजेशन क्रेडिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर इन्वॉल्व। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट को भी भेज दो। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन ओपन मार्केट 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, फॉर विच 2% कमीशन वाज पेड। अब मैंने बताया कि कमीशन जो माइनस करके नेट अमाउंट को दिखाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 2% कमीशन इसका काटो, 2% कमीशन जो है इसका आएगा 1% हो गया 250, 2% हो गया 500 कमीशन कट गया, 24,500 हमारे को आ गया, 24,500 रिसिप्ट हो गया। और रिसिप्ट में क्या करना होता है, रिसिप्ट में रियलाइजेशन क्रेडिट, और ऊपर में पार्टनर तो नहीं है तो बैंक डेबिट, बैंक के डेबिट साइड में डाके डालेंगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट में लिख लो, ठीक है। कमीशन नेट माइनस कर दो वहां से, 24,500 हो गया, वाज टू बी पेड टू द ब्रोकर। ये सब हो गया, यहां तक आ गए। आप क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 10% लेस, क्रेडिटर पे 10% माइनस करो, और ये क्या है, रिसिप्ट है या पेमेंट है, पेमेंट है भाई, तो पेमेंट है तो पेमेंट में क्या करना होता है, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट साइड में जाके लिख दो 10% लेस करके, और दूसरा साइड में या तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है तो बैंक के ऑप्शन ही तो है हमारे पास, बस दूसरा साइड में, ठीक है ना। उसके बाद ऑल अदर लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ एट देयर बुक वैल्यू। अब इसके अलावा क्रेडिटर्स के अलावा कोई और लाइबिलिटीज चेक कर लो, लाइबिलिटीज कौन सा है, मिसेज एज लोन है, इसको पे करो सेम अमाउंट पे 40,000 पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पे नहीं हुआ, इसको भी पे कर दो, दोनों को इकट्ठा कर लो। उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसको हम पे नहीं करते हैं, ठीक है। एसेट रिलेटेड फंड्स को पे नहीं करते हैं, इसको छोड़ देंगे एज इट इज, ठीक है। बस वो लाइबिलिटीज दो ही था, एज लोन, मिसेज एज लोन एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज, इसको पे कर दो। उसके बाद द फर्म रिट्रेंच्ड देयर एम्प्लॉयज 3 months बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, a firm had to pay 25,000 as compensation। इसका मतलब ये है कि रिट्रेंच किया, रिट्रेंच मतलब उनको निकाल दिया, 3 महीने पहले निकाल दिया था उनको, अब फर्म को उनको 25,000 रुपए कंपनसेशन देना है। तो बस एडजस्टमेंट में दो ही चीजें होती हैं, या तो पेमेंट है या रिसीप्ट। अब ये क्या है, ये पेमेंट है, तो पेमेंट है तो क्या करेंगे, तो पे करेंगे, बस रियलाइजेशन डेबिट करेंगे, वहां जाके 25,000 डाल दो। और दूसरी साइड पे ऑप्शन पार्टनर तो है ही नहीं, पार्टनर नहीं है तो फिर बैंक ही है, तो बैंक के अकाउंट, बैंक अकाउंट में जाके 25,000 क्रेडिट में। तो दिस लाइबिलिटी वाज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, ये जो बोल रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, दिस लाइबिलिटी वाज नॉट अपीयरिंग, इसका मतलब है कि भाई एडजस्टमेंट में लॉजिक क्या होता है, एडजस्टमेंट में कभी कभी नया लाइबिलिटी दे देगा या कोई नया एसेट दे देगा, तो हमको उसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसको सेल करना है या उसको पे करना है, बस। तो हमने दिस लाइबिलिटी वाज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट और नॉट, इससे कोई मतलब नहीं है। ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है भैया, ऊपर बैलेंस शीट में नहीं है, बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड होती है चीजें, और नीचे एडजस्टमेंट में अगर कोई नई चीज आ जाए तो अनरिकॉर्डेड होती है। बट करना क्या होता है, हमको एक ही काम करना होता है, एसेट है तो सेल करना है, लाइबिलिटी है तो पे करना है, खत्म। तो हमने 25,000 लाइबिलिटी को पे कर दिया, फिनिश। अब इसके बाद जाके हमको क्या देखना है, जब सारा क्वेश्चन हो जाता है, कोई लाइबिलिटी तो नहीं रह गया, लाइबिलिटी तो हमने सारा पे कर दिया है, कोई एसेट ऐसा तो नहीं है जो टेंजिबल है बट क्वेश्चन उसके लिए साइलेंट है। बिल रिसीवेबल हो गया, बिल रिसीवेबल डेटर्स भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर सोल्ड हो गया, टाइपराइटर सोल्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग सेल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, फर्नीचर, टाइपराइटर एंड इन्वेस्टमेंट्स भी आ गया, सब कुछ सेल हो गया, बस खत्म। अब यहां से क्लोज करो, ठीक है। क्लोज करो मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो, और उसका जो भी बैलेंस आता है डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स को, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको अपोजिट साइड में डालो, लेजर पोस्टिंग होता है अपोजिट साइड में जाएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे टू बैंक बोल के, क्योंकि उसको बैंक अकाउंट में जाना है, नेक्स्ट अकाउंट में, तो वही नाम लिखना है, लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर में जहां उसको ट्रांसफर करना है, जिस नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर करना है वही नाम लिखना होता है। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही है, नीचे सिर्फ बैंक अकाउंट है, तो हमको वहां टू बैंक ही लिखना है। और इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक है कि भाई पार्टनर्स को पैसा टू बैंक, मतलब पार्टनर्स को पैसा दिया जा रहा है वहां पे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कुछ फायदा होगा इसका। हाँ, जो स्टूडेंट थोड़े से जिनको थोड़ा लगता है कि प्रॉब्लम्स होती है,
तो इसको साथ साथ में सॉल्व कर सकते हो, इसको देख के जिस तरह से मैंने बात किया उस तरह से उसको करके देखो। अगर कोई डिफिकल्टी कहीं आता है तो मुझे कमेंट कर सकते। थैंक यू, बाय बाय।